नेक्स्ट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें जनरली H2 डिस्प्लेसमेंट होता है, रेयरली O2 होता है। जितना भी अल्कली मेटल होता है एंड कुछ जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है जैसे कि SrBa, ये सब बहुत ही अच्छा रिडक्टेंट्स होता है। रिडक्टेंट्स का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जितना भी अल्कली मेटल रहता है एंड कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो रहता है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को वाटर से। एंड वाटर में याद रखना कोल्ड वाटर लेना है। एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है Na। ये है अल्कली मेटल्स एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है वाटर के साथ एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है NaOH प्लस H2 गैस। एंड जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये Na है एंड ये OH है एंड इधर हाइड्रोजन रिलीज हो गया है, मतलब कि डिस्प्लेस हो गया है। इसको तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस में, ये Na प्लस है तो उल्टा पुल्टा जोड़ देते हैं तो ये NaOH हो जाएगा, तो इधर H2 रिलीज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है Ca प्लस H2O, तो इससे फॉर्मेशन होगा CaOH2 का एंड H2 रिलीज हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये है अल्कली मेटल का एग्जांपल। Na प्लस कोल्ड वाटर जब रिएक्शन करता है तो NaOH प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हो गया है, मतलब कि डिस्प्लेस हो गया है। फिर ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल। Ca जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से तो CaOH2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है वाटर से। सेकेंड एग्जांपल दिया गया है कि लेस एक्टिव मेटल जो होता है ये रिएक्ट करता है स्टीम से एंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। तो Mg जो है ये लेस एक्टिव मेटल है एंड ये रिएक्ट करता है स्टीम से एंड स्टीम से रिएक्ट करता है, यहाँ पे हीट दिया गया है तो फॉर्मेशन होता है MgOH2 का एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। फिर है लेस एक्टिव मेटल में Fe, मतलब कि आयरन, एंड फिर उसको हम स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं H2O, यहाँ पे हीट दिए हैं तो फॉर्मेशन होता है Fe2O3 एंड इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि कैडमियम एंड टिन जो होता है ये तो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और ना ही स्टीम से रिएक्ट करता है। फिर दिया गया है मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मतलब कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड से। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं Zn। Zn रिएक्ट करता है HCl से तो बनाता है ZnCl2 प्लस H2। फिर Mg भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, Fe वैसे ही रिएक्ट करेगा, सबका NCERT में दिया गया है। नेक्स्ट है H2 गैस कितना इवॉल्व होगा वो डिपेंड करता है एक्टिव मेटल पे एंड एक्टिव मेटल में हमें कौन सा याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज जो बताई थी कल्लू नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है CuAgAu। तो यहाँ पे Mg देख सकते हैं पहले आता है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, फिर Fe आता है, फिर Ag आता है, फिर Au आता है। Ag एंड Au जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम लेस एक्टिव मेटल होता है, इसलिए सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है ये रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड रिएक्टिविटी का बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। जब हम वाटर से फ्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो फ्लोरीन क्या करता है कि खुद वाटर से रिएक्ट कर लेता है एंड O2 रिलीज हो जाता है, मतलब कि फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड खुद जाके हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो वही NCERT में दिया गया है कि F2 डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, बट फ्लोरीन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में वाटर से रिएक्ट कर लेता है तो ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिस्प्लेस करवाने के लिए। तो देखो हमें पता है रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। तो कहीं पे भी अगर हमें एग्जांपल दिया रहता है Cl2 प्लस KBr एंड ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है KCl प्लस Br2, तो इसमें सिंपल देखो क्या हुआ है,
ये Cl है एंड ये Br है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें तो Cl ज़्यादा है कंपेयर टू Br2। तो Cl जो है ये ज़्यादा पावरफुल है, तो ये Br को रिमूव कर देगा। तो Br को Cl यहाँ से हटा देता है एंड खुद के Cl के साथ जुड़ जाता है। एंड फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एनसीईआरटी में दिया गया है Cl2 प्लस Ki, ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है KCl प्लस I2। तो यहाँ पे हम Cl और I में देखें तो Cl जो है ये ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू I से, तो Cl I को यहाँ से रिमूव कर देगा एंड खुद के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है लेयर टेस्ट। तो लेयर टेस्ट में हमें सिंपल पता रहना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है Cl2 प्लस Br माइनस Cl माइनस प्लस Br2। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो क्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन। एंड हमें पता है जो जिसका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है वो रिड्यूस होना चाहता है, मतलब कि उसमें रिडक्शन होता है। तो क्लोरीन अगर 0 है तो ये जाना चाहेगा -1 में, एंड ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो इसका जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर सेकेंड एग्जांपल दिया गया है Cl2 प्लस I माइनस Cl माइनस प्लस I2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो क्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू I से, तो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है उसमें रिडक्शन होता है। तो Cl2 0 है तो 0 से -1 में जाना चाहेगा, एंड ये कम है तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। एंड वैसे ही थर्ड एग्जांपल दिया गया है Br2 प्लस I माइनस Vr माइनस प्लस I2। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो Br का ज़्यादा है कंपेयर टू I माइनस, तो Br2 में रिडक्शन होगा तो ये Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड I माइनस में ऑक्सीडेशन होगा। एंड अगर यहीं पे हमें दे दिया गया होता Br2 प्लस Cl माइनस Br माइनस प्लस Cl2, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये होना चाहेगा रिड्यूस, बट यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड ब्रोमीन जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसका रिडक्शन हुआ है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। जब हम Cl2 को KBr से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रोमीन रिलीज होता है, एंड Cl2 को Ki से रिएक्ट करवाते हैं तो I2 रिलीज होता है, क्योंकि Cl2 ज़्यादा पावरफुल होता है I से, एंड क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल होता है Br से, तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन खुद KCl के साथ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में लेयर टेस्ट का डिफिनेशन दिया गया है कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं Vr माइनस एंड I माइनस लेबोरेटरी में टेस्ट के द्वारा, उसी को बोलते हैं लेयर टेस्ट। नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल है P4 रिएक्ट किया है OH माइनस से एक्वस सॉल्यूशन में, एंड ये वाटर है, तो फॉर्मेशन हुआ है PH3 एंड H2PO2 का। तो यहाँ पे जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है P, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एंड फिर यहाँ पे देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, एंड P का फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1 है। मैं देखिए 1 2 3 टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है P का। तो वही थ्योरी में बताया गया है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है उसमें ऑलवेज कंटेंट रहता है कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर सेकेंड एग्जांपल में दिया गया है Cl2 रिएक्ट किया है OH माइनस से, तो ClO माइनस Cl माइनस प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Cl जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फिर Cl का +1 है, फिर Cl का -1 है, मतलब कि 1 2 3 टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ClO माइनस को बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। एंड एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया गया है S8 जो है उसको रिएक्ट करवाया गया है OH माइनस से, तो फॉर्मेशन होता है H2 माइनस प्लस H2O3 माइनस 2। तो याद रखना S8 जो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्लोरीन के पास दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, बट फ्लोरीन के पास ओनली निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है,
एग्जाम्पल से देखें तो ये फ्लोरीन है, ये OH माइनस है, एंड जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो F माइनस OF2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा, एंड यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव है, एंड यहाँ पे भी फ्लोरीन जो है ये निगेटिव ही होगा, मतलब कि इसका फ्लोरीन का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा ही नहीं, तो इसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो वही बोला गया कि फ्लोरीन कभी भी शो नहीं करता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। एंड देखो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो ये है P4 प्लस OH माइनस प्लस H2O, एंड इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 0 है क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये -3 होगा, एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +1 होगा। तो देख सकते हैं एक ही एलिमेंट है उसमें रिडक्शन हो रहा है, एंड एक ही एलिमेंट है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब एटम एक ही दिया रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बराबर होता है। जब कार्बन यहाँ पे 3 दिया गया है एंड तीनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों डिफरेंट हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल NCERT में दिया गया कार्बन सब ऑक्साइड, मतलब कि ये C डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड है, एंड ये C है, एंड इधर डबल बॉन्ड O है, एंड ये डबल बॉन्ड O है। तो अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो इस पे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन ही है, एंड यहाँ पे अगर लिखे तो इधर -1 आ जाएगा एंड इधर +1 आ जाएगा, फिर इधर -1 आ जाएगा एंड इधर +1 आ जाएगा, तो इस पे 2 हो गया, एंड फिर इस पे देखें तो इधर -1 आ जाएगा, इधर +1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, एंड इधर +2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, एंड इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -2 है। यहाँ पे देखें तो इस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अब हमें कार्बन के लिए देखना है, तो कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो +2 है, फिर 0 है, फिर +2 है, एंड यही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो कार्बन के पास टोटल कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, फिर 0 है, फिर 2 है। इसको डिवाइड कर देंगे, कार्बन नंबर कितना है 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 224/3। तो इतना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, जिसको कि हम लिखते हैं Br3O8 से। जब हम इसका स्ट्रक्चर अच्छा से बनाएंगे तो पहले तो 3 Br है, Br Vr एंड ये Br। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है तो ये O हो गया, फिर ये O हो गया, एंड फिर ये O हो गया, फिर ये O हो गया, O एंड इधर O एंड इधर O। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इस पे तो हो जाएगा, इधर -1 आएगा, इधर -1 आएगा, फिर इधर -1 आएगा, फिर इधर -1 आएगा, तो इधर 2 है, 2 -2 है तो इधर +2 आ जाएगा, इधर -2 है तो इधर +2 आ जाएगा, एंड फिर इधर देखें तो इधर -2 आ जाएगा, एंड इधर देखेंगे तो इधर -2 आ जाएगा, इधर भी -2 आ जाएगा, 2 4 6, तो यहाँ पे -6 है तो इधर +6 हो जाएगा। फिर इधर भी देखेंगे तो 2 4 6, इधर -6 टोटल हो जाएगा तो इधर +6 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +6 है, एंड यहाँ पे हो जाएगा +4, एंड यहाँ पे हो जाएगा +6, एंड ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये हो जाएगा 6, एंड ये 4 हो जाएगा, एंड ये +6। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना ब्रोमीन है 1 2 3 ब्रोमीन है। अब इसको 6 6 12 होता है, 2 16 16/3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है टेट्राथायोनेट आयन, जिसको कि हम लिखते हैं S4O6 2- से। तो S4 पहले लिखते हैं 1 2 3 4, एंड ऑक्सीजन 6 है तो एक सल्फ़र के साथ डबल O इधर लगा देंगे, फिर डबल O इधर लगा देंगे, 4 पुर गया, एंड एक O इधर लगा देंगे, एंड एक O इधर लगा देंगे, तो ये 3 3 6 पुर गया, एंड 4 2 पुर गया। तो अब सिंपल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऊपर में -2 होगा, इधर भी -2 होगा, एंड एक -1 इधर है,
तो 2 2 4 एक 5 -5 इधर है ऑक्सीजन पे, तो +5 इस पे हो जाएगा। एंड इधर देखें तो -2 इधर आएगा, फिर -2 इधर आ जाएगा। तो टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 2 4 एक 5, टोटल 5 है। तो सल्फ़र पे +5 आ जाएगा। तो अब इसका सल्फ़र पे ये दोनों सेम ही एटम है, तो इस पे चार्ज 0 होगा एंड इस पे भी 0 हो जाएगा। तो सल्फ़र के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो ये हो जाएगा +5, फिर 0 हो जाएगा एंड फिर +5 हो जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे तो सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ये +5 हो जाएगा, ये 0 +5 बाय सल्फ़र कितना है 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो वैसे ही करके यहाँ पे भी दिया गया है, ये देखो Br3O8 है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो ऐसे कर सकते हो। ये -1 है तो ये +1 होगा, 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 ये -1 है तो ये +1 होगा। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, टोटल ब्रोमीन पे चार्ज आ गया +6। और इधर भी करोगे तो +6 आएगा। तो सिंपल यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो -2 हो जाएगा, फिर 2 बॉन्ड है तो -2 हो जाएगा, फिर 2 बॉन्ड है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 6 -6 है, तो जितना इधर रहेगा उतना इस पे भी आएगा, तो ये हो गया +6। एंड फिर है टेट्राथायोनाइट आयन, तो इस पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये है -2 एंड ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -1। तो टोटल निगेटिव है -5, तो सल्फ़र पे आ जाएगा +5। ऐसे ही करके प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा।